मौत का सौदागर, साइनाइड मोहन की दास्तान। कर्नाटक के मंगलुरु शहर की फिजाओं में साल 2003 से 2009 के बीच एक अजीब सा डर घुल गया था। एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक खामोश आहट थी। शहर के अलग अलग कोनों से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां अचानक गायब हो रही थीं। ये वो लड़कियां थीं जिनकी आंखों में शादी के सपने थे और दिल में एक अच्छे जीवनसाथी की चाहत। लेकिन उनका नसीब उन्हें सुहाग की सेज तक नहीं, बल्कि मौत की ठंडी आगोश में ले जा रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि इन गुमशुदगी की वारदातों के पीछे कोई गिरोह नहीं, बल्कि एक अकेला इंसान है। एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले में बच्चों को खेलकूद सिखाने वाला सीधा साधा मास्टर जी था, लेकिन रात के अंधेरे में एक ऐसा दरिंदा बन जाता था जिसकी क्रूरता की मिसालें इतिहास में कम ही मिलती हैं। ये कहानी है मोहन कुमार की, जिसे दुनिया आज साइनाइड मोहन के नाम से जानती है। मोहन कुमार विवेकानंद मंगलुरु के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला, पेशे से एक सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का टीचर था। समाज की नज़रों में वो एक बेहद शरीफ, जिम्मेदार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास एक परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे और एक सम्मानजनक नौकरी थी। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक बेहद शातिर शिकारी का दिमाग चल रहा था। मोहन को औरतों से प्यार नहीं था, उसे प्यार था उनके गहनों से, उनके पैसों से और उस क्षणिक शारीरिक सुख से जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसका शिकार करने का तरीका किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो जंगल में नहीं बल्कि भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड्स पर शिकार करता था। वह जानता था कि भारतीय समाज में 25-30 साल की उम्र पार कर चुकी अविवाहित लड़कियों पर शादी का कितना जबरदस्त दबाव होता है, खासकर उन लड़कियों पर जिनके परिवार वाले दहेज देने में असमर्थ होते हैं। मोहन इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाता था। वो अक्सर बस स्टैंड्स पर उन लड़कियों को निशाना बनाता जो अकेली दिखतीं या जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें होतीं। वो बहुत ही सलीके से उनके पास जाता, बड़ी विनम्रता से बातचीत शुरू करता और धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लेता। वो खुद को कभी खादी ग्राम उद्योग का बड़ा अफसर बताता, तो कभी पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर। नाम भी बदल लेता, कभी सुधाकर, कभी आनंद, तो कभी शशांक। उसकी बातों में एक जादुई असर होता था। वो उन लड़कियों से कहता कि उसे दहेज नहीं चाहिए, उसे तो बस एक समझदार जीवन साथी की तलाश है। जाति पाति का उसे कोई बंधन नहीं है। एक हताश और निराश लड़की के लिए यह प्रस्ताव किसी चमत्कार से कम नहीं होता था। मोहन उन्हें सपने दिखाता, एक नई दुनिया के, एक खुशहाल घर के। लेकिन साथ ही वो एक शर्त भी रखता कि उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं, इसलिए उन्हें घर से भागकर किसी दूसरे शहर में शादी करनी होगी। लड़कियां उसके प्यार और भरोसे के जाल में इस कदर फंस जाती थी कि वे बिना किसी को बताए अपने घर के सारे गहने और जमा पूंजी लेकर उसके साथ भागने को तैयार हो जाती थी। यहीं से शुरू होता था उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक सफर। लड़की को साथ लेकर मोहन अपने शहर से दूर निकल जाता, मैसूर, मदिकेरी, कोल्लूर या बैंगलोर। वो हमेशा ये सुनिश्चित करता कि सफर के दौरान कोई भी परिचित उन्हें साथ न देख ले। शहर पहुंचकर वो किसी लॉज या होटल में कमरा लेता, जहां वो हमेशा फर्जी नाम से एंट्री करता। उस रात वो लड़की को ये यकीन दिलाता कि अब उनकी दुनिया एक हो चुकी है। वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, जिसे वो मासूम लड़कियां अपनी शादी की पहली रात मानती थीं। लेकिन मोहन के लिए वो सिर्फ अपनी हवस मिटाने का एक जरिया था और अपनी योजना का एक हिस्सा। वो जानता था कि इस लड़की के साथ ये उसकी पहली और आखिरी रात है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नई उम्मीद लेकर आती, मोहन अपनी खौफनाक योजना के अंतिम चरण को अंजाम देता। वह लड़की को जगाता और कहता कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाकर शादी करनी है। लड़की अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनती, मांग में सिंदूर भरने के सपने देखती और तैयार हो जाती। कमरे से निकलने से ठीक पहले मोहन अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकालता, जिसमें एक सफ़ेद गोली होती। वो बहुत ही प्यार और चिंता का नाटक करते हुए कहता कि चूंकि उन्होंने कल रात संबंध बनाए हैं, इसलिए शादी से पहले प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए उसे ये गर्भनिरोधक गोली खानी होगी। लड़की उस पर अंधा विश्वास करती थी, इसलिए वो गोली लेने के लिए हाथ बढ़ाती। लेकिन मोहन, जो कि बेहद शातिर था, उसे वहीं गोली खाने से रोक देता। वो कहता कि ये गोली बहुत कड़वी है और इसे खाने से उल्टी आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि वो वॉशरूम में जाकर इसे खाए और ऊपर से खूब सारा पानी पी ले। ये उसकी सोची समझी साजिश थी। वो गोली गर्भनिरोधक नहीं बल्कि साइनाइड थी, एक ऐसा जहर जो चंद पलों में इंसान की जान ले लेता है। मोहन उन्हें वॉशरूम इसलिए भेजता था क्योंकि वो उन्हें अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते नहीं देखना चाहता था, और न ही वो चाहता था कि कमरे के बीचों बीच लाश पड़ी मिले जिससे उसका निकलना मुश्किल हो जाए। जैसे ही लड़की वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करती और वो गोली खाती, मौत उसे दबोच लेती। अंदर से गिरने की आवाज़ आती और फिर सब शांत हो जाता। बाहर खड़ा मोहन इत्मीनान से घड़ी देखता, कुछ पल इंतजार करता और फिर कमरे में रखे लड़की के बैग से सारे सोने के गहने और पैसे निकालता। वो बिना किसी पछतावे के, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे,
होटल से बाहर निकल जाता। वो सीधे बस पकड़ता और वापस अपने शहर, अपने स्कूल, अपने परिवार के पास लौट आता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहती, जबकि पीछे किसी अनजान शहर के पब्लिक टॉयलेट में एक लड़की की लावारिस लाश पड़ी होती। पुलिस को लाश मिलती, लेकिन पहचान का कोई सबूत नहीं होता। गहने गायब होते, पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि होती, लेकिन इसे अक्सर आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी जाती। मोहन ने एक के बाद एक इसी पैटर्न पर चलते हुए 20 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। साल दर साल बीतते गए और वो पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो कभी भी पीड़ितों का मोबाइल फोन या कोई सुराग अपने पास नहीं रखता था। लेकिन अपराध की दुनिया का एक नियम है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। मोहन का आत्मविश्वास ही अंततः उसका काल बन गया। साल 2009 में बंतवाल की रहने वाली 22 वर्षीय अनीता गायब हुई। अनीता भी मोहन के झूठे प्यार के जाल में फंसकर घर से भागी थी। 2 दिन बाद उसकी लाश हसन बस स्टैंड के टॉयलेट में मिली। पुलिस ने इसे भी आत्महत्या का मामला समझा, लेकिन अनीता के परिवार ने हार मानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जब गहन जांच शुरू की और अनीता के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अनीता के गायब होने से पहले उसकी एक ही नंबर पर सैकड़ों बार बात हुई थी। वह नंबर धानराज नाम के किसी व्यक्ति का था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वही संदिग्ध नंबर कुछ महीने पहले गायब हुई एक और लड़की के संपर्क में भी था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सीरियल किलिंग है। टेक्नोलॉजी और मुखबिरों की मदद से पुलिस उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने लगी। सिग्नल पुलिस को मंगलुरु के एक गांव तक ले गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें कोई धानराज नहीं मिला, बल्कि मिला मोहन कुमार, एक स्कूल टीचर। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। शुरुआत में तो मोहन ने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से जो बरामद हुआ उसने सबकी रूह कांप दी। उसके घर में सोने के गहनों का जखीरा मिला, बैंक की रसीदें मिली और सबसे अहम सबूत साइनाइड की गोलियां। उसने ये साइनाइड एक सुनार की दुकान से ये कहकर खरीदा था कि उसे गहने साफ करने हैं। सबूतों के सामने मोहन टूट गया और उसने जो कबूलनामा दिया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने बेहद ठंडे दिमाग से बताया कि कैसे उसने 20 महिलाओं को अपनी हवस और लालच का शिकार बनाया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी नज़रों में वो महिलाएं सिर्फ एक वस्तु थीं जिनका इस्तेमाल करके उसने फेंक दिया था। अदालत में जब ये केस चला तो जज ने इसे रेयरस्ट ऑफ रेयर यानी विरल से विरलतम अपराध माना। गवाहों के बयानों, डीएनए रिपोर्ट्स और बरामद सबूतों ने मोहन की दरिंदगी की गवाही दी। दिसंबर 2013 में अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ते हुए बिता सके। साइनाइड मोहन की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की उन खामियों का भी आईना है जहां दहेज और शादी का दबाव लड़कियों को इस कदर मजबूर कर देता है कि वे एक अजनबी पर भरोसा कर बैठती हैं। आज मोहन कुमार जेल में है, लेकिन मंगलुरु के वो बस स्टैंड्स, वो होटल के कमरे और वो 20 परिवार आज भी उस खौफनाक याद को नहीं भुला पाए हैं। ये कहानी एक चेतावनी है कि कई बार इंसान की शक्ल में भेड़िया हमारे आसपास ही मौजूद होता है और एक गलत फैसला, एक अंधा विश्वास जिंदगी को मौत के मुहाने पर खड़ा कर सकता है।